स्टार्ट करें जी। तो मैं ऑडिबल हूँ सबको। चलिए तो अच्छा, आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं होगा म्यूट करने का, है ना? तो ठीक है, ओके। तो अभी तक बेसिक प्रोबेबिलिटी मैंने किया है ना। तो पहले तो जो असाइनमेंट मैंने लास्ट टाइम दिए थे वो आपको सबमिट करना है। अभी मैं ऑफिस आऊंगा, है ना? अभी तो मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। तो ऑफिस में आऊंगा ना, अभी क्लास मेरी 1 बजे तक है, 10, 11, 12, 1, है ना, 1 बजे तक लगातार है। तो मैं वही 1, 1:30 बजे तक ऑफिस आऊंगा। तो सेकेंड हाफ में असाइनमेंट सब लोग सबमिट कर देना जो दिया था हमने आप लोगों को। ठीक है। तो एक तो है, ठीक है। बाकी जिनको कुछ क्वेरी हो चैट में लिख सकते हो, चैट का ऑप्शन खुला है ना? खुला है कि नहीं? हम्म, ठीक है। एंड ये तो असाइनमेंट सबमिट करना है आज आप लोगों को। आज कोई क्लास नहीं आया है सर। अच्छा, कोई क्लास नहीं है क्या आज? क्या फिर छुट्टी? कल भी छुट्टी था। ऐसे क्या, कल तो विश्वकर्मा पूजा था, आप लोग कह रहे थे। सर आज हम लोग का क्लास ही नहीं था, तो आज कोई क्लास नहीं गया। अच्छा, गया ही नहीं है तो कैसे करोगे, कब सबमिट करोगे? ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कर देना। वैसे जो भी है सीआर जो क्लास का उसको सबमिट करो, वो मुझे एक साथ लिस्ट बना के सबमिट करेगा विद द लिस्ट ऑफ पीपल, ठीक है ना? यस मतलब आप सर। क्या करना, जो सीआर है वो लिस्ट बना लीजिए एक पेज पे कि किस बच्चे का है नाम और उसके साथ, और उसके साथ असाइनमेंट सबमिट करो। तो ये है, जितना जल्दी हो सके। फिर नेक्स्ट सेशनल जो होगा ना, तो अभी चूंकि आप लोगों का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट सेशनल जो होगा, मैंने ग्रुप में पीडीएफ सेंड किए हैं क्लास 11th और 12th। इसकी एनसीईआरटी का जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो मैंने आपसे शेयर किया है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो। यू रीड लाइन बाय लाइन, समझो। ठीक है, क्योंकि आपने सबने 12th पास करके आए हो, है ना, बीटेक कर रहे हो तो ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, रिवाइज करना है। रीड लाइन बाय लाइन, सॉल्व ईच एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करो। प्रूव ईच थ्योरम, उसमें प्रूव कर रखा होगा, तुम्हें खुद से समझना है ना? सो प्रूफ ऑफ ईच थ्योरम ये करना है। सॉल्व ईच एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक। क्योंकि पिछले बार बच्चों की हालत खराब थी, इसलिए मैंने थोड़ा आपका लेवल डिक्रीज कर दिया है सेशनल का, ठीक है? सॉल्व ईच एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस पे बेस्ड आपका नेक्स्ट सेशनल होगा। तो नेक्स्ट सेशनल में इसी 11 12 के एनसीईआरटी वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर से ही आएगा, इसमें से ही, बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो जस्ट रिवाइज, ठीक है? तो ये करो कंप्लीट। सो नेक्स्ट सेशनल जो होगा इससे होगा, इससे थोड़ा बेसिक आप लोग का अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्लियर है, तो उससे आपका बेसिक ठीक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक में होगा, तो अभी नेक्स्ट वीक से मैं आऊंगा, तो नेक्स्ट वीक में रखेंगे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कीजिए। ये सब बेसिक फंडामेंटल है, और आप लोग कुछ भी पढ़ रखे हो तो बहुत मुश्किल नहीं होगी समझने में, ठीक है? जस्ट गो थ्रू दीज 2 पीडीएफ, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी आपके लिए शेयर कर भी दिया है, तो आप जस्ट उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? नेक्स्ट वीक स्टूडेंट घर जा रहे हैं, क्यों भाई, ऐसा क्या है? तुम लोग क्लास नहीं होती घर जा रहे हो, इतनी छुट्टी कहाँ मार रहे हो भाई? एनीवे, इसको कंप्लीट करो तुम लोग, बस एक्सक्यूजेस बहुत है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी के लिए जो बेसिक हमने डिस्कस किए थे अभी तक, आई थिंक क्लास में हमने डिस्कस किया होगा, है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ठीक है, इवेंट्स, फिर है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, फिर और क्या था, वही डिफरेंट टाइप के क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है?
मतलब तुम लोग रेडी रहो, मैं डेट एग्जैक्टली बता दूंगा कब होगा, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे तो नहीं होगा, घर जाएंगे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, वो हम कन्वे कर देंगे ग्रुप में आपसे। ठीक है, ये सब आई थिंक डिस्कस किया था हमने अभी तक। फिर हम लोगों ने आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी डिस्कस किया था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये सब क्लास 11 12 का कंटेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको इस वाले में मिल जाएगा, पढ़ोगे लाइन बाय लाइन तो इसका ही कंटेंट है, बेसिक वहीं से स्टार्ट होता है ना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी तो वहीं से स्टार्ट होती है। सो अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो आज का कंटेंट है वो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये भी क्लास 12 के एनसीईआरटी में है, ठीक है, बेस थ्योरम। और इसके साथ आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा आपके सिलेबस का यूनिट 1 का सिलेबस है, आप कर देखोगे तो आज जो क्लास हो जाएगी, तो आज के बाद मतलब ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा आपके सिलेबस का, ठीक है। तो चलिए, तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, हमें डिस्कस करना है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो इसमें होता क्या है, जैसे ये बॉक्स मान लो सैंपल स्पेस है, ठीक है। सो लेट एस लिखते हो ना आप लोग, चलो एस बी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई डेफिनेशन बताओ, किसी को आइडिया हो, व्हाट इज सैंपल स्पेस? Set of all possible outcomes. जी, फिर मान लीजिए ऐसा है कि E1 E2 डॉट 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 En आर इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट का क्या डेफिनेशन है? Set of variable outcomes. नहीं, इवेंट का डेफिनेशन कोई बताओ। ए सैंपल स्पेस है, मैंने कहा E1 E2 En इवेंट्स हैं, तो इवेंट का डेफिनेशन क्या है? Subset of sample space. हाँ, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। तो E1 E2 E3 E4 En ये सब सबसेट है सैंपल स्पेस का, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो EIs हम लिख रहे हैं, दे आर सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक, ये हो गया, ओके। अब क्या होगा, इस तरीके से है, सच दैट कि EI इंटरसेक्शन EJ ये एम्प्टी सेट होगा फॉर ऑल I डिफरेंट देन J, ठीक है। तो ये तो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। अब हम ये कह रहे हैं कि किसी भी दो इवेंट का इंटरसेक्शन लोगे तो एम्प्टी सेट आएगा, तो मतलब इसका यही पेयर वाइज डिसजॉइंट का डेफिनेशन था, है ना। तो ये था पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। एंड दूसरा कंडीशन है कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En सबका यूनियन लोगे तो ये सैंपल स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। जो मैंने डेफिनेशन लिखा इसका नाम है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को हमने n इवेंट्स में पार्टीशन कर दिया इनटू n इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर उसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो मान लीजिए जैसे ये E1 इवेंट है, ये वाला एरिया E1 इवेंट है, पूरा बॉक्स जो वो सैंपल स्पेस है, इसको S लिख देता हूँ। इसके बाद ये आपका E2 इवेंट है, ये आपका E3 इवेंट है, इस तरीके से चल रहा है। तो लास्ट आपका En इवेंट होगा, ठीक है। सो अटेंडेंस ये जो है ना, मेरे पास लिस्ट अभी से इसके थ्रू आ जाएगा, है ना। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, मुझे पता है कि किन लोगों ने ज्वाइन किया है, तो उसके थ्रू अटेंडेंस हो जाएगा आपका। सो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस इनटू n इवेंट्स। अब होता क्या है, मान लो कोई एक इवेंट है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि लेट ए कैपिटल A बी एनी इवेंट। तो मतलब ये फिर से मैं कह रहा हूँ ए कोई सबसेट है S का, है ना। मतलब ये हो गया कि A इज अ सबसेट ऑफ S। देन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A को कैसे आप लिख सकते हो, ए कोई भी इवेंट है,
इट्स नॉट लाइक इनमें से ही होगा। ये जैसे मैं ग्राफिकली समझाऊं तो अभी मान लो ऐसा है, ये देखो ग्राफ में मान लो ये ए है फॉर एग्जांपल, ये जो मैंने अभी सेट किया ना, दिस इज ए इवेंट है। अब इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अभी जो मैं सर्कुलर टाइप का बनाया हूँ या इलिप्टिक टाइप जो भी, तो ये हमारा इवेंट ए है और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली, जहां मुझे ई आई की प्रोबेबिलिटी पता होगा, ठीक है। तो एक जस्ट फॉर्मूला है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये जो पहला पार्ट है जो मैं अभी रेट सेट कर रहा हूँ, देखो पहला पार्ट, तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए। तो ये पार्ट क्या है, ए का वो पार्ट है जो E1 के साथ कॉमन है। फिर ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, एंड ये चलता रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EN इंटरसेक्शन ए, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसी में अगर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे तो मुझे कोई बताओ, अभी मैंने लिखा था मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, कोई बता पाएगा, देख के बताओ नोट्स, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या था? व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो इसको भी यूज करूंगा आगे, मैं डायरेक्टली प्रूफ लिख रहा हूँ। तो ये बताओ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कोई बताओ भाई, किसी कोई आदमी? मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये भी क्लास 12 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आया है ना। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, ये आप जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ या ए गिवन बी, ये उससे आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी लगाओगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये ऐसा होगा। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाए, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाएगा, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ से आ जाता है, तो इसको यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसको ब्रेक कर दो, तो इसको ब्रेक करोगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसको ब्रेक करो, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, आई फ्रॉम 1 टू n, ठीक है, आई फ्रॉम 1 टू n। अब इसमें मैं मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दूं, सो समेशन आई फ्रॉम 1 टू n, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। तो ये इस फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसका नाम है, मतलब ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम E1 E2 En के हेल्प से। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, है ना। अगर n को जैसे मैं 2 पुट कर दूं, मान लो यहाँ पे n की जगह मैंने 2 रख दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, ये आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2। इनको 3 रखोगे, इसके हिसाब से चीजें बदलती रहेंगी, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, इनवर्टर के लिए यही होता, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, ठीक है। इस तरह से ही दोनों सेम ही फॉर्मूला है। तो ये है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे ही। मान लो ऐसा लिख देता है कोई कि लेट
ये मान लो चलो ऐसा वर्ड प्रॉब्लम लिख देता हूँ, है ना। A box contain मान लो 4 रेड एंड 5 या 6, है ना, ब्लैक बॉल्स। अब a ball is drawn at random from one of the box. So find the probability that drawn ball is, let's say, black ball. बताओ। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली इनडायरेक्टली ये वाला थ्योरी यूज होगा, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी वाला। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे एक बॉक्स है, बॉक्स में कितने हैं, 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल 10 हो गया, ठीक है। अब हमें बोला है कि बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बॉक्स। अब मुझे ये नहीं पता किस बॉक्स से सिलेक्ट हुआ है। अच्छा सॉरी, तो बॉक्स में एक ही है, मुझे 2 बॉक्स लेना चाहिए था, क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट करता हूँ। तो क्योंकि बॉक्स मैंने एक ही दिया ना, मुझे 2 बॉक्स लेना पड़ेगा। तो फॉर दैट सो बॉक्स 1 कंटेन्स दिस, एंड ऐसे ही दूसरा लेता हूँ बॉक्स 2। सो मुझे 2 बॉक्स कंटेन करना पड़ेगा। एंड बॉक्स 2 कंटेन्स, मान लो ऐसा है, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं, 5 की जगह, है ना, मान लो यहाँ 3 और 7 कर देते हैं, ऐसा, ठीक। अब अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बॉक्स। 2 बॉक्स है, किसी एक बॉक्स में था, मुझे ये नहीं पता कौन सा बॉक्स सेलेक्ट हुआ, बट ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी जो बॉल ड्रॉ किया वो ब्लैक ही आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ये क्वेश्चन ठीक है। तो बॉक्स 1 में 4 रेड 6 ब्लैक, बॉक्स 2 में 3 रेड 7 ब्लैक, ये है। देखो एक काम करते हैं, E1 यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ, बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड, मतलब किसी एक बॉक्स को सेलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो E1 इवेंट है, बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। E2 इवेंट है, बॉक्स 2 इज सेलेक्टेड। एंड ए इवेंट ले लेता हूँ, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो तुम जब बॉक्स चूज करोगे, या तो बॉक्स 1 चूज करोगे या बॉक्स 2 चूज करोगे, है ना। तो ऐसे ले लिया E1 E2। तो अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो मेरे पास 2 बॉक्स है ना, एंड इसने कुछ कंडीशन नहीं कहा कैसे सेलेक्ट करना। सो एट रैंडम अगर मैं बॉक्स सेलेक्ट करूंगा तो हाफ चांस बॉक्स 1, हाफ चांस बॉक्स 2 सेलेक्ट करने की होगी। अब इसमें चाहिए, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, इसको समझो। ए गिवन E1 का मतलब अगर आपने बॉक्स 1 सेलेक्ट किया है, मतलब गिवन है, इफ यू हैव सेलेक्टेड बॉक्स 1, सो इफ यू हैव सेलेक्टेड बॉक्स 1, सो व्हाट इज द चांस दैट ब्लैक बॉल विल बी ड्रॉन। तो अगर बॉक्स 1 सेलेक्ट किया है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आएगा। तो बॉक्स 1 और ये बॉक्स 2 ना, 2 बॉक्स हमारे पास है। सो बॉक्स 1 में कितने ब्लैक बॉल है, 6 आउट ऑफ 10। अगर मैं पूछूं कि अगर हमने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया, ए गिवन E2, सो अगर हमने बॉक्स 2 सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल ड्रॉ होगा। तो उसमें 7 ब्लैक है आउट ऑफ 10, ऐसा। तो ये हमने बस प्रोबेबिलिटी निकाला क्योंकि इसकी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। तो अब मुझे चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो एट द एंड मुझे चाहिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल ड्रॉ हुआ। तो इसका फॉर्मूला लगा लो। तो इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा, पुट कर लो। सो हाफ इंटू 6/10 प्लस हाफ इंटू 7/10, तो इसको एलसीएम ले लो, तो हाफ इंटू 13/10 ये आ गया। सो आंसर 13/20 हो गया। दिस इज द आंसर। चेक करो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें आता है बेस थ्योरम, इसी का कंटिन्यूएशन में आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है? सेम स्टोरी होगा बेस थ्योरम का भी, मतलब थ्योरेटिकल मीनिंग मतलब वही होगा, बैकग्राउंड उसका। बेस थ्योरम है ना, कुछ लोगों को 12th वाले दिन याद आ रहा होंगे क्योंकि आपने इसे पढ़े होंगे 11th-12th में। सो 12th में या जे लेवल जो प्रिपेयर किए होंगे। तो इसका भी सिमिलर बैकग्राउंड है कि E1 इवेंट है, E2 इवेंट है ना, एंड सो ऑन, En इवेंट है। इसमें मैंने कहा कि ये ए इवेंट है, मान लो है ना, डेट से जो सेट किया ये इवेंट ए है, इधर सैंपल स्पेस है बॉक्स। तो यहाँ आपसे ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑफ के गिवन ए बताओ क्या होगा, जहाँ के क्या हो सकता है ना। सो के इज, के कोई नंबर है 1 2 3 अप टू एन में से, कि के कोई नंबर 1 से एन में से है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के गिवन ए निकालना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको और ओपन करोगे सो ई के गिवन ए। सो न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दोगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इंटू ए गिवन ई के अपॉन, यहाँ समेशन आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। सो डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी यूज हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू ए गिवन ई आई। ठीक है, ये है। अगर n को मैं 2 कर दूं यहाँ पे भी जैसे, तो प्रोबेबिलिटी, अब मान लो फॉर एग्जांपल E1 निकालना है, लेट्स से k को 1 रख दें समझने के लिए, तो मैं n को 2 और k को 1 ले लूँ, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन a, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू a गिवन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू a गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू a गिवन E2, ये बेस थ्योरम। इस पे क्वेश्चन कैसा होगा? तो पिछला क्वेश्चन में ही थोड़े से अगर मैं है ना ट्विस्ट कर दूं तो ये हो जाएगा। तो ये बेस थ्योरम सिंपल है, इसका नाम है बेस थ्योरम। तो यहाँ पे हमें ई के गिवन ए निकालना होता है और टोटल प्रोबेबिलिटी में ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें हेल्प कर रहा है बेस थ्योरम में, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी लिखा गया है। इसका क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन ही है पिछले क्वेश्चन को ही, बिल्कुल उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो उसमें क्या होगा, वैसे ही क्वेश्चन है कि वैसे ही अ बॉक्स कंटेन, या बॉक्स 1 है ना, सो बॉक्स 1 कंटेन्स क्या था, 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, एंड बॉक्स 2 कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स। फिर क्या था, वी ड्रॉ, या फिर वी सेलेक्ट अ बॉक्स एट रैंडम एंड देन वी ड्रॉ अ बॉल। तो पहले मैंने क्या पूछा था, पहला पार्ट हमने आपसे पहले पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये पूछा था पीछे जो मैंने सॉल्व किया वहां पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। तो इस पे लगा था बेस टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वाले में क्वेश्चन सेम ही है। अब यहाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इफ ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक, मान लो ये है,
आपको मैं बता रहा हूँ कि पहला बॉल जो ड्रॉ किया हो, जो बॉल आपका ड्रॉ हुआ एट द एंड वो ब्लैक है। तो क्वेश्चन है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, है ना। ये बेसियन जो एनालिसिस होता है आगे जाके पढ़ोगे ना आप, तो ये सब बेस थ्योरम से ही आता है। ये आगे मशीन लर्निंग सब में काम आता है इसका, बेस थ्योरम का और बेसियन एस्टिमेशन या एनालिसिस का। सो इफ यहाँ पे क्या होता है, कुछ सिचुएशन गिवन होता है, उसी सिचुएशन आपको काम करना होता है। तो इफ ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक देन आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, देन प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज चूजन। ठीक है, इसी को मैं और पार्ट बना देता हूँ। तीसरा पार्ट होगा कि ये सब तुम लोग सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है कि इफ अगर ब्लैक बॉल है तो बॉक्स 2 वाज चूजन, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। या चौथा पार्ट हो सकता है इसको मैं 2 पार्ट बना देता हूँ। तो 2 और पार्ट बनाए जा सकते हैं। इसको सॉल्व करो केयरफुली, और नहीं हो रहा तो आप पूछो मुझसे। देखो एक क्वेश्चन मैंने इतने पार्ट्स बना दिए। अब क्या है कि पहला पार्ट हम कर चुके हैं, बाकी पार्ट अभी सॉल्व करें। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे एक और पार्ट लास्ट में लिख दूँ अगर मैं, 7th पार्ट कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जैसा ना यहाँ पे कि ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, अगर ये पूछ लेता कि व्हाइट बॉल ड्रॉ हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। तो फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगा। इंस्टीड ऑफ ब्लैक यहाँ बोल दे कि रेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। देखो ये 7 पार्ट मैंने इस क्वेश्चन में लिखे हैं। यू ट्राई टू फाइंड द ईच पार्ट। तो पहला और 7th पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व होगा। दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बेस थ्योरम में सॉल्व होगा। कैसे पता चलेगा, तो जो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, है ना। करके देखते हैं, जब ट्राई करें तभी समझ आएगा ना रास्ता क्या है। बैठे बैठे रास्ता तो मिलेगा नहीं, इसलिए कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है इफ द ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक, ये गिवन है मुझे। ठीक है, मैं उसी इवेंट को कंटिन्यू करता हूँ जो वहां मैंने लिया था। अभी आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में, है ना। तो पिछले क्वेश्चन में जो हमने लिया था क्या, E1 was box 1 is selected and E2 is box 2 is selected। ये इवेंट है कि ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, इस इवेंट के अकॉर्डिंग तो हमने, जैसे अब मैं आपको पार्ट्स वाइज समझा दूं। जो पहला पार्ट में आपको निकालना था, ये जो पहला पार्ट जो मैंने नीचे लिखा है उसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ जस्ट ए। जो 7वां पार्ट लिखा है ना, उसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर ब्लैक बॉल नहीं आएगा तो रेड आएगा, है ना। तो 7वें पार्ट में आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना, दोनों टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी रह गया, बाकी पार्ट की बात करते हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया पहला पार्ट। तो 7th पार्ट आपको खुद ट्राई करना है, नहीं हो रहा तो फिर मुझसे पूछना है। पहले पार्ट की तरह 7th पार्ट हो जाएगा, जस्ट ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट यूज करना है। ए कॉम्प्लीमेंट होगा कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखोगे तो रेड बॉल इज ड्रॉन, है ना। अगर कोई बोले कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सो ए रिप्रेजेंट्स, इवेंट ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लैक बॉल इज ड्रॉन। सो ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट विल रिप्रेजेंट रेड बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, ये आ जाए, तो आपको ऐसा करना है। अभी सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ द ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक, गिवन है आपको ए गिवन है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वाज चूजन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है बॉक्स 1 चूज हुआ था, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब ए गिवन है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में है कि, तो हम लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 में पूछ रहा है कि अगर आपको पता है कि रेड बॉल ड्रॉ हुआ, मतलब गिवन है कि रेड बॉल क्या ब्लैक ड्रॉ हुआ, ब्लैक ड्रॉ हुआ है ना, हाँ ब्लैक ड्रॉ हुआ, तो क्या प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 चूज किया गया, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है व्हेन ए इज गिवन। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है, इसका फॉर्मूला लगा लो।
सो बेस थ्योरम अगर याद होगा तो इसका फॉर्मूला होगा E1 इंटू ए गिवन E1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि दो इवेंट है यहाँ पर तो अलग अलग लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, ठीक है, ये आ जाएगा। पुट कर लो, सारी वैल्यू तो पता ही था आपको पहले से, पता है ना। E1 का हाफ था, ए गिवन E1, अगर हमने फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल आएगी। कितना ब्लैक था उसमें, 6 थे ना आउट ऑफ 10। फिर यहाँ पे ऐसे ही है 1/2 इंटू 6/10। E2 का हाफ, अगर सेकेंड बॉक्स सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल आएगी, तो वहाँ ब्लैक आई थिंक 7 है। तो ए तो हम निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, इसको सॉल्व कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6/13 आएगा, चेक करो जी। सो दिस इज द आंसर टू द सेकेंड पार्ट। आप इस तरीके से जिन लोगों को समझ आ रहा है वो थर्ड पार्ट का आंसर बताओ। तो ये मैंने सेकेंड पार्ट सॉल्व किए हैं, आप लोग बाकी पार्ट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। रीडेबल है ना नोट्स? सो क्विकली ट्राई रेस्ट पार्ट एंड टेल मी। नहीं हो रहा है तो आप पूछो मुझसे क्या नहीं हो रहा है, क्या डाउट है। बीच में जो क्लासेस मिस हुई वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आगे, है ना, क्योंकि मुझे यूनिट 1 2 3 कराना है, मैडम 4 5 करा रही है ना। तो आप लोग सॉल्व करो, बाकी पार्ट का आंसर बताओ। नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, और कर पा रहे हो तो बताओ। जो कर पा रहे हो तो आंसर बताओ, नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ कि मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यू सॉल्व थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अच्छा सेवेंथ कैसे हो गया, सिक्स तक था ना, तो 3 4 5 6, तो यहाँ 6 होगा नॉट 7, ठीक है। ओके, किस पार्ट में कितना आ रहा है वो लिखना पड़ेगा। बाकी पार्ट क्या है, 3 4 5 6 ना, 4 पार्ट बाकी है। 1 2 मैंने कर दिया है, 1 था बेस थ्योरम पे, लास्ट पार्ट भी सॉरी 1 था टोटल प्रोबेबिलिटी पे, लास्ट टोटल प्रोबेबिलिटी पे है, और 3 4 5 6 आपके उस पे है। तो
सारे पार्ट के आंसर बताओ, नहीं हो रहा तो बताओ, फिर मैं सॉल्व करूंगा, तभी क्लास खत्म होगी। एक ही पार्ट हुआ भाई तुम लोगों का, जो दो लोगों ने बताया बस। देखो तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट जो पूछ रहा है आपसे कि ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक गिवन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉक्स टू वाज चूजन, तो सिंपल है, तो जो थर्ड पार्ट होगा वो सिमिलरली हो जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी बॉक्स टू वाज चूजन गिवन दैट, है ना, ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक, तो उसका फॉर्मूला लगा लो बेस थ्योरम से ना। जिन लोगों ने कहते हैं ना वीक है मेरा मैथमेटिक्स और ये सब, वीक इसीलिए है क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो प्रैक्टिस करोगे तो ठीक होगा, तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो तो खुद ही ठीक हो जाएगा चीजें। ठीक है, इसको पुट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया था, हाफ ए, E2 गिवन ए, तो अगर बॉक्स टू चूज हुआ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल आएगा, सो बॉक्स टू में ब्लैक तो 7 है आउट ऑफ 10, डिनोमिनेटर से चलता रहेगा, हाफ इंटू बॉक्स वन में है 6 ब्लैक, हाफ इंटू 7/10, तो ये सिंपली आ गया 7/13, ठीक है ना जी। अच्छा वैसे भी कॉम्प्लीमेंट ले सकते थे डायरेक्टली, तो वैसे भी आ जाता सीधा सीधा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में पूछा है आपसे कि इफ द ड्रॉन बॉल वाज ब्लैक देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द बॉक्स वन वाज चोजन, तो ये तो सेम ही हो गया, तो यहाँ बस मुझे चेंज करना था, ब्लैक को रेड करना है, एक्चुअली पर जाके आएगा आंसर, तो यहाँ रेड कर दो, अब सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट में हमने ब्लैक की जगह रेड कर दिया, ठीक है। सो
तो फोर्थ में क्या है कि drawn wall was red, then find the probability that box 1 was chosen, है ना, ये है। तो रेड है मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, तो बॉक्स 1 चूज किया गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है कि ड्रॉन बॉल वाज रेड, ए कॉम्प्लीमेंट, ए था ब्लैक बॉल वाज चूजन, तो ए कॉम्प्लीमेंट रेड, बस इसमें भी फॉर्मूला लगा लो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into A complement given E1 upon same thing probability of E1 into A complement given E1 plus probability of E2 into A complement given E2, ये हो जाएगा। एंड इसमें पुट कर लो जो भी आएगा, तो पुट करोगे तो क्या आएगा, सो हाफ। अब अगर बॉक्स 1 चूज किया तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बॉक्स 1 में कितने रेड थे, सो बॉक्स 1 में 4 रेड एंड 6 ब्लैक था, एंड बॉक्स 2 में 3 रेड 7 ब्लैक था। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब रेड, तो बॉक्स 1 में कितने रेड है, 4 आउट ऑफ 10, तो यहाँ आएगा हाफ इंटू 4 आउट ऑफ 10 प्लस हाफ इंटू बॉक्स 2 सेलेक्ट किया तो रेड आने का क्या चांस है, 3 है आउट ऑफ 10। फाइनली सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 4/7। ऐसे ही पांचवा पार्ट में आपसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 सेलेक्ट हुआ अगर रेड बॉल ड्राया था, तो यही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, सिंगल वे में सॉल्व कर लो 3/7 आ जाएगा ना। इसका फॉर्मूला ऐसे ही होगा, E2 इंटू ए गिवन E2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी। ये टोटल आ जाएगा 3/7, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सिक्स में क्या है, जो लास्ट पार्ट जो सिक्स पार्ट था, अगर उसकी बात करोगे तो आपसे पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ये तो जस्ट टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा, E1 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E1, E2 इंटू ए कॉम्प्लीमेंट गिवन E2, तो E1 हाफ, अगर फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया तो क्या चांस है रेड आने की, बॉक्स में 4 रेड है 10 में से। सेकेंड बॉक्स सेलेक्ट किया तो रेड आने का क्या चांस है, तो बॉक्स 2 में 3 रेड है 10 में से, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 7/20, ठीक है भाई, तो ये सब आपका हो गया। अब बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चन। देखो किसी बच्चे कोई अच्छा खराब कैसे होता है किसी सब्जेक्ट में, जो जितना टाइम दे रहा है सब्जेक्ट को उतना अच्छा होगा, है ना, यू गो थ्रू बुक्स, यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यू आस्क डाउट, तभी जाके आप अच्छा बनोगे उस सब्जेक्ट में। यही है कि अभी मैंने यूनिट 1 कंप्लीट किया है, और यूनिट 1 जो है मेनली आपका क्लास 11-12 का जो सिलेबस है ना, मेनली मैं एनसीईआरटी भेज दिया हूँ, कोई बुक देख सकते हो, एनसीईआरटी का है ना, इजी होगा। इसके प्रोबेबिलिटी चैप्टर ही है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसको कंप्लीट करो, यूनिट 1 खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट 2 स्टार्ट करूंगा, यूनिट 2 आई थिंक रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट होगा, सो मैं रैंडम वेरिएबल स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यू जस्ट कंप्लीट दिस, एंड कभी भी सेशनल हो सकता है, बिना बताए हो जाएगा, ठीक है। ये है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस मैं नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि ये सबको है ना, मतलब वैसा रखना, खुश रखना मुश्किल है। सो यू बी प्रिपेयर्ड, मतलब ये है कि पहले बता दूंगा, तो थोड़े पहले 1-2 घंटे या है ना एक दिन पहले हो सकता है बता दूंगा सेशनल का, बट यू बी रेडी। रेडी आने का मतलब 11-12 का प्रोबेबिलिटी ढंग से पढ़ो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, डेफिनेशन याद करो, प्रूफ लिखो थ्योरम का जो है उसमें, गो लाइन बाय लाइन, अंडरस्टैंड, जो भी डाउट है मुझसे डिस्कस करो, ठीक है। तो आई थिंक इस वीक में मेरी क्लास है, अब आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे होती है ना, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो अब क्लास अगले वीक में ही होगी ना मेरी, तो ठीक है जी। कोई बताओ भाई, सीआर कौन है, क्लास है मेरी इस वीक में ना, नहीं है ना, अब कब है मेरी क्लास नेक्स्ट, So next week. वेडनेसडे ना, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट वीक सेशनल हो सकता है, अगर छुट्टी नहीं रहा तो देख लेंगे हम, बट पहले इन्फॉर्म कर दूंगा मैं, ग्रुप में जो भी होगा इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू, बाकी खुद से पढ़ना शुरू करो तब चीजें